बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। अलाउद्दीन खिलजी ख्वाजरात हिंदुस्तान का एक मुस्लिम बादशाह गुजरा है। उसने 1296 से 1316 तक बरसगीर पर हुकूमत की थी। ये दुनिया का वाहिद बादशाह था जिसने अपने दौर में महंगाई पर पूरी तरह काबू पा लिया था। उसके 20 साल दौर में गंदम से लेकर हाथी तक खरीदी और बेची जाने वाली तमाम अशिया की कीमतें कंट्रोल में रहीं। और उसने अपने दौर में जो इदारे, जो सिस्टम्स और जो असूल बनाए वो बादशाह अमेरिका, यूरोप और जापान ने कॉपी किए और आज भी दुनिया में उन असूलों, उन सिस्टम्स और उन इदारों पर काम हो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में हिंदुस्तान दो बड़े मसलों का शिकार था। मुल्क का खजाना खाली था और हुकूमत कर्जों पर चल रही थी। दो, तातारी तूफान बनकर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे और उनका मुकाबला करने के लिए बादशाह को एक मजबूत फौज की जरूरत थी, लेकिन फौज के लिए खजाने में रकम मौजूद नहीं थी। अब बादशाह के पास दो ऑप्शन थे। एक, वो हफीज शेख की बात मान लेता और आवाम पर 15% RGST लगा देता, लेकिन आवाम में उस वक्त टैक्स देने की सकत नहीं थी। दूसरा तरीका यह था कि बादशाह इकॉनमी को जड़ों से ठीक कर देता। बादशाह ने दूसरे तरीके पर अमल दरामद का फैसला किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अंदाजा लगाया कि महंगाई का मईशत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। अगर महंगाई कम हो तो आवाम खुशहाल हो जाते हैं, और अगर आवाम खुशहाल हों तो मुल्क की इकॉनमी अच्छी हो जाती है। और अगर महंगाई, उसका ख्याल यह था कि महंगाई का बराह रास्त ताल्लुक खाने पीने की अशिया के साथ होता है। अगर खाने पीने की अशिया सस्ती हो जाएं तो बाकी चीजें खुद बहुत सस्ती हो जाती हैं। चुनांचे खिलजी ने खाने पीने की अशिया का चार्ज अपने हाथ में ले लिया। उससे सबसे पहले गंदम, जौ, चने, चावल, दाल और गुड़ की कीमतें तय कर दी और पूरे मुल्क में इनके रेट्स यकसां कर दिए। इसके बाद बादशाह ने बड़े शहरों में गल्ला फरोशों की मंडियां बनवाई, ताजरों को इन मंडियों में आबाद करवाया और शहर के तमाम लोगों को यह पाबंद कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मंडियों से अनाज खरीद सकेंगे। इन मंडियों के अलावा अनाज की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई। इन मंडियों के खुलने और बंद होने का वक्त भी तय कर दिया गया। मुल्क में अनाज की जखीरा अंदोजी पर पाबंदी लग गई और जो ताजर इस कानून की खिलाफवर्जी करता था उसे मंडी के ऐन दरमियान में कोड़े मारे जाते थे। सरकारी अहलकार खेतों से बराह रास्त गल्ला खरीदते थे। यह गल्ला बाद ताजरों को फरोख्त किया जाता था और ताजर तयशुदा मुनाफा रखकर इसे गाहकों को फरोख्त कर देते थे। बादशाह किसानों की लागत पर भी पूरी तरह तवज्जो देता था। अगर किसी साल बारिश कम होती या बीज महंगा हो जाता तो बादशाह कीमतों को खुद ही रिवाइज कर देता था। अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ले के बाद सब्जी और गोश्त के नर्ख पर तवज्जो दी। उसने सब्जी बाजार और गोश्त की मार्केटें बनवाई और सरकारी एहलकारों को निगरानी के लिए इन मार्केटों में तैनात कर दिया। इसके बाद उसने कपड़े पर तवज्जो दी। उसने रूमाल से लेकर रेशमी गाउन तक हर किस्म के कपड़े की कीमतें तय कर दी। उसने तमाम शहरों में सराय अदल के नाम से कपड़े की मार्केटें बनवाई और इन मार्केटों के अलावा कपड़े की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। इन मार्केटों के औकात भी तय थे और जो ताजर इन औकात की खिलाफवर्जी करता था उसे कड़ी सजा दी जाती थी। उसने इसके अलावा घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों, बैलों और गाय और भैंसों के रेट्स भी तय कर दिए। उसने गुलामों और कनीजों की निर्ख भी तय कर दिए। उसने सुई, कंगी, जूतों, बर्तनों, रोटी, हलवे, रेवड़ी और पुदीने तक के रेट्स तय कर दिए। उसने तेल और मेहंदी तक का भी निर्ख फिक्स कर दिया। बादशाह रोजाना रेट्स खुद चेक करता था, अपने एहलकारों से रिपोर्टें मंगवाता था, खुद बाजारों का मुआयना करता था और कभी कभार बच्चों को पैसे देकर बाजार पहुंचा देता था। ये बच्चे मुख्तलिफ दुकानों से मुख्तलिफ चीजें खरीदते थे और अगर किसी दुकानदार के रेट्स में फर्क होता था तो अलाउद्दीन खिलजी उस दुकानदार की नाक या कान कटवा देता था। बादशाह की प्लानिंग की वजह से महंगाई कंट्रोल हो गई, लोग खुशहाल और मुतमईन हुए, खजाने में पैसा आया और बादशाह ने फौज बढ़ाना शुरू कर दी। बादशाह की इस हिकमत अमली के बायस 4,75,000 सवारों का एक लश्कर जरार तैयार हो गया। इस लश्कर ने बादशाह न सिर्फ मुगलों और तातारियों का मुकाबला किया बल्कि बादशाह ने मालवा, चीन और दक्कन के इलाके भी फतह कर लिए और यूं ये दुनिया का नामवर बादशाह बन गया। अब सवाल यह ख्वाजरात कि अगर यह काम आज से 700 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी कर सकता है तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं कर सकते? ये RGST की बजाय रेट्स कंट्रोल क्यों नहीं करते और इसके साथ साथ उमरा पर टैक्स क्यों नहीं लगाते? इससे हुकूमत भी अमीर हो जाएगी,
اور عام آدمی کو بھی سکھ کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ خاصت RGST پر MQM نے حکومت سے اختلاف کیا تھا۔ کیا یہ اختلاف ابھی تک جاری ہے یا پھر MQM کے موقف میں نرمی آ چکی ہے؟ دوسرا، ہم نے کل کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ RGST کے بعد پولٹری کی مصنوعات میں 20% کے قریب اضافہ ہو جائے گا۔ کیا RGST کے بعد اناج، دالوں، سبزیوں اور فروٹس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا یا پھر حکومتی موقف کے مطابق ان کے ریٹس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ہم آج کے پروگرام میں ان دونوں ایشوز پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔